गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अदर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स टू स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो यानी कि आपके वॉल्यूमेट्रिक के अलावा रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन करने के लिए निम्न विधियां भी प्रयुक्त की जाती है, जिसमें है कंडक्टोमेट्रिक मेथड, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, पोलारीमेट्रिक मेथड और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो यह एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक विलयन में दूसरा विलयन मिलाने पर उसकी चालकता में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि कंडक्टेंस बढ़ती है और ये विलयन में उपस्थित आयनों की नेचर पर डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल हम लें अगर, तो क्षार द्वारा किसी एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्सिल आयनों द्वारा कम गतिशील जो एसीटेट आयनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे क्या होता है कि सिस्टम की कंडक्टिविटी घटती है। ठीक है, तो अभिक्रिया के प्रारंभ में दोनों अभिकारकों की सांद्रता लगभग समान होती है, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती जाती है क्षार की मात्रा घटती चली जाती है, जिससे विलयन की चालकता भी घटती जाएगी, क्योंकि RCOO माइनस आयनों की जो चालकता है वो OH माइनस आयनों की चालकता से कम होती है, जो कि OH माइनस आयनों की चालकता का लगभग 5वां भाग है। ठीक है, यानी कि इतनी कम कंडक्टेंस है RCOO माइनस आयनों की OH माइनस आयनों की तुलना में। ठीक है, इसलिए कंडक्टोमेट्री द्वारा अभिक्रिया की प्रगति का प्रोसीडिंग का हम अध्ययन कर सकते हैं और समय के अंतराल पर हम कंडक्टिविटी को माप लेते हैं। ठीक है, प्रारंभ में जो कंडक्टिविटी जिस सांद्रता का क्षार लिया गया है उसकी होगी और अंतिम में चालकता जो है वो क्षार के बराबर सांद्रता के सोडियम एसीटेट की होगी। ठीक है, तो ज्ञात सांद्रता के NaOH को फ्लास्क में लेंगे और दूसरे फ्लास्क में हम एस्टर लेंगे। दोनों को हम ताप स्थायी में रख देते हैं, थर्मोस्टेट में रख देते हैं। स्थिर ताप आने पर दोनों की समान सांद्रता के समान विलयन यानी कि 0.01 N को मिला देते हैं और विलयन में हम चालकता सेल को रखकर घड़ी को प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो समय के अंतराल यानी कि 2-2 मिनट या 5-5 मिनट के बाद में हम कंडक्टोमेट्री द्वारा विलयन की चालकता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर है आपके नेक्स्ट मेथड जो है वो है पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। ठीक है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में क्या होता है कि इस विधि का जो प्रयोग है वो फास्ट रिएक्शंस जैसे आयनिक रिएक्शंस की काइनेटिक्स की स्टडी करने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमेट्रिक मेथड में एक सूचक इलेक्ट्रोड यानी कि इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होता है, जिसका विभव जो है वो आयनों की कंसंट्रेशन के साथ परिवर्तित होता रहता है। चूँकि आयनिक अभिक्रियाओं में आयन क्रियाकारी पदार्थ या उत्पाद के रूप में विलयन में उपस्थित रहते हैं, अतः अभिक्रिया की प्रगति के साथ इन आयनों की सांद्रता में परिवर्तन होता है। इसलिए जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का विभव भी अभिक्रिया होने के साथ चेंज होता है। ठीक है, परंतु इसका जो निरपेक्ष विभव अलग से ज्ञात नहीं किया जा सकता, अतः इसके साथ में हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जोड़ते हैं, जिसका विभव जो है वो अभिक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। ठीक है, इसलिए पूरे सेल का जो EMF होता है वो रिएक्शन मिक्सचर में उपस्थित आयनों की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। इसलिए अलग अलग समय पर हम सेल विभव अर्थात इलेक्ट्रोड का विभव मापकर अभिक्रिया की दर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा फिनोल का जो ब्रोमिनेशन अभिक्रिया की काइनेटिक्स का अध्ययन किया गया, तो इसमें जो है आपके इंडिकेटर इलेक्ट्रोड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में सैचुरेटेड कैलोकल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया। तो इन इलेक्ट्रोडों को अभिक्रिया मिक्सचर यानी कि फिनोल प्लस ब्रोमीन प्लस एक्सिस में ब्रोमाइड आयन में डुबोया गया। तो ब्रोमाइड आयनों की अधिकता के कारण जो प्रेक्षित विद्युत वाहक बल आया वो केवल शेष ब्रोमीन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इस तंत्र का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो नन्स समीकरण द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं तथा इलेक्ट्रोड विभव और समय के साथ ग्राफ से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके नेक्स्ट जो है मेथड वो है पोलारीमेट्रिक मेथड। तो इस विधि में अभिक्रिया की प्रगति का अध्ययन हम पोलारीमीटर की सहायता से ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवण तल के घूर्णन कोण यानी कि एंगल ऑफ रोटेशन में परिवर्तन मापकर ज्ञात
कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विल्हेल्मी ने सर्वप्रथम उत्प्रेरक तनु खनिज अम्ल यानी कि HCl की उपस्थिति में सुक्रोज का इन्वर्जन के वेग का अध्ययन पोलारिमीटर से किया। यानी कि जब सुक्रोज का इन्वर्जन होता है एसिडिक मीडिया में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है प्राप्त हमें, तो इसमें अभिक्रिया का वेग सुक्रोज की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, ना कि जल की कंसंट्रेशन पे। यानी कि ये एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, अतः अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल सुक्रोज की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है, जिससे इसके घूर्णन में होने वाला परिवर्तन अपघटित सुक्रोज की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सुक्रोज का जो इन्वर्जन है वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, या हम इसे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रयोग करने के लिए निश्चित मात्रा में शुद्ध फ्रक्टोज को जल में घोला जाता है और विलयन के परीक्षण के लिए 1 बूंद थाइमोल हम डाल देते हैं, NaCl विलयन बना लेते हैं और थर्मोस्टेट में से रख देते हैं। तो सुक्रोज विलयन को फ्लास्क में लेकर थर्मोस्टेट में रख देते हैं। जब दोनों विलयन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तब दोनों विलयन को मिला देते हैं और मिक्सचर को हम पोलारीमीटर में डाल देते हैं और नियमित समयांतरालों के बाद में एंगल ऑफ रोटेशन को नोट करते हैं, और अंतिम जो पाठ्यांक है वो अगले 24 घंटे बाद हम नोट करते हैं। ठीक है, तो जो है अगर हम माने कि पोलारीमीटर का t = 0 पर प्रारंभिक पाठ्यांक R0 और किसी t समय पर पाठ्यांक जो है वो R1 तथा अंतिम पाठ्यांक जो है R इनफाइनाइट है, तो सुक्रोज की जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, R0 - R इनफाइनाइट। ठीक है, और सुक्रोज की जो अपरिवर्तित सांद्रता होगी वो क्या होगी, या हम बोले कि t समय पर जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, RT - R इनफाइनाइट के बराबर होगी। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो वेग इक्वेशन है उसमें हम ये मान रखते हैं, तो K1 = 2.303/T log A/A-x में एक जगह हम रखेंगे R0 - R इनफाइनाइट और A-x की जगह रखेंगे हम RT - R इनफाइनाइट। ठीक है, तो log RT - R इनफाइनाइट और टाइम के मध्य जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को शो करती है, और इसका जो स्लोप है वो K1/2.303 प्राप्त होता है। इससे हम K1 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है आपके स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या स्पेक्ट्रोमिकी द्वारा भी किसी भी केमिकल रिएक्शन के काइनेटिक्स की स्टडी की जा सकती है, क्योंकि रासायनिक क्रिया को संपन्न होने में कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं, और साथ में कुछ इंटरमीडिएट भी प्राप्त होते हैं। यानी कि अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के लिए अल्ट्रावोलेट स्पेक्ट्रम में उसके एब्जॉर्प्शन बैंड्स के λmax के मान भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक यौगिक के लिए λmax के मान स्थिर होते हैं, अतः उसके मान पर हम ऑप्टिकल डेंसिटी या एब्जॉर्बेंस का मान अभिक्रिया के दौरान समय समय पर ज्ञात कर लेते हैं, और अभिक्रिया की प्रोसीडिंग के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, जिससे इसके ऑप्टिकल डेंसिटी के मानों में या तो कमी होगी या बढ़ोतरी होगी। तो इन मानों से हम जो है गति स्थिरांकों के मान यानी कि वेग नियतांकों के मान परिकलित कर सकते हैं। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी पदार्थ का प्रारंभिक अवशोषण या जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो d0 और t समय पर ऑप्टिकल डेंसिटी dt हो, तो अभिक्रिया पूर्ण होने पर जो है आपके ऑप्टिकल डेंसिटी d इनफाइनाइट हो, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान हम निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि K1 = 2.303/T log d इनफाइनाइट -d0/d इनफाइनाइट -dt। यानी कि इस विधि में जो प्रकाश है वो मोनोक्रोमेटिक है और बियर लैम्बर्ट का नियम लागू होता है। ठीक है, तो यह विधि जो है विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब रिएक्शंस फास्ट हो और सॉल्यूशन कैसा हो, डाइल्यूट हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है एसीटोन और आयोडीन की अभिक्रिया को आसानी से हम कलरीमीटर द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, और इसमें आयन जो है आयोडाइड आयन वो एसीटोन के साथ में लाल भूरा रंग देता है। लाल भूरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाता है और अंत में ये
पेल येलो हो जाता है। अतः इसमें एक फ्लास्क में ज्ञात सांद्रता का एसीटोन और तनु H2SO4 मिलाकर ज्ञात सांद्रता की आयोडीन मिलाकर तुरंत घड़ी प्रारंभ कर देंगे और बाद में ऑप्टिकल डेंसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो ये सीधी रेखा प्राप्त होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जो रिएक्शन है वो आपके ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है।